शीला सुबह की बस पकड़कर शहर आई, जहाँ पर उसका पति मुकेश एक कमरा लेकर रह रहा था। शीला घबराई हुई थी। उसने आते से ही पड़ोस के एक डॉक्टर को बुला लिया। देखिए, आपके पति के पैर में चोट गहरी है। मैंने पैर पर अभी कच्चा प्लास्टर बांध दिया है, पर 1 हफ्ते बाद पक्का प्लास्टर चढ़ाना होगा। इनके पैरों की 3 उंगलियां फ्रैक्चर हो गई हैं। इन्हें अपने पैर को बहुत आराम देने की जरूरत है। मैं दवाइयां दे रहा हूँ, ये समय पर दे देना और अगले हफ्ते मेरे क्लिनिक पर ले आना। मैं पक्का प्लास्टर बांध दूंगा। जी डॉक्टर साहब, शुक्रिया। तुम्हें मेरे एक्सीडेंट की खबर किसने दी? मैंने भाभी को बुलाया है। तू मेरी बात तो मान नहीं रहा था ना डॉक्टर के पास जा रहा था, इसलिए मैंने भाभी के मोबाइल पर फोन करके गांव से बुला लिया। तुम भी कैसी बातें करते हो? इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया और तुम बोल रहे हो कि मुझे क्यों बताया? अब मैं वापस गांव नहीं जाने वाली। मैं माँ जी को भी यहीं बुला लूंगी। पर शीला, यहाँ पर तो कैसे रहेगी? तू जानती है ना, दिल्ली शहर में बहुत महंगाई है। यहाँ रहना आसान नहीं है। डॉक्टर ने मुझे पहले ही बेड रेस्ट के लिए बोल दिया है। बिना काम के क्या तुझे खाने को दूंगा और क्या माँ को दूंगा? तुम चिंता मत करो, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं यहाँ कोई काम कर लूंगी। भैया, मुझे कहीं नौकरी दिलवा देना। मैं अब इन्हें छोड़कर गाँव नहीं जा सकती। मेरा वहाँ मन ही नहीं लगेगा। मैं यहाँ इन्हें अकेला थोड़ी छोड़ूंगी। ठीक है भाभी, मैं आपके लिए कोई काम ढूंढता हूँ। मुकेश की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। इस वजह से शीला ने शहर में ही रहने का विचार किया। अगले 2-3 दिनों में उसने अपनी सास को भी शहर बुला लिया। शीला कुछ दिनों तक खाली रही। शहर में खर्चे ज्यादा थे और कमाई बिल्कुल भी नहीं। इस वजह से घर में परेशानी आने लगी। जिस कमरे में मुकेश रहता था, वहाँ का मकान मालिक बार बार पैसे मांगने आ रहा था। इस वजह से शीला और ज्यादा परेशान हो गई। क्या बात है बहू, कहीं बाहर जा रही हो? हाँ माँ जी, सुभाष भैया ने एक दुकान पर सफाई का काम बताया था। वहाँ सुबह सुबह झाड़ू पोछे का काम करना है। सोच रही हूँ बात कराऊं। शीला, तू क्यों परेशान हो रही है? तू माँ के साथ गांव वापस चली जा। यहाँ रहकर तुम दोनों परेशान हो रही हो। मैंने तुम्हें पहले भी बोल दिया था कि मैं यहीं रहूंगी। तुम बस अपना ख्याल रखो, मेरी चिंता मत करो। माँ जी, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। शीला काम की तलाश में चली जाती है, पर जहाँ उसे मुकेश के दोस्त सुभाष ने काम बताया था, वहाँ के मालिक ने किसी और को काम पर रख लिया। शीला का मन बहुत खराब होता है। उसे पता था कि वो घर लौटेगी तो मकान मालिक दरवाजे से उसे टोक देगा। सड़क पर चलते चलते इसी सोच में अचानक शीला चक्कर खाकर गिर जाती है। तभी एक आदमी उसे संभालता है। अरे अरे दीदी, क्या हुआ? आप ठीक तो ना? हाँ हाँ भैया जी, मैं ठीक हूँ। पता नहीं, शायद चलते चलते चक्कर आ गए। कुछ पानी वगैरह लोगे दीदी? नहीं नहीं भैया जी, मैं बस घर जाऊंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शीला निराश होकर घर लौट आती है। उस दिन भी उसे कोई काम नहीं मिला था। उसी शाम सुभाष भी मिलने आता है। सुभाष के हाथ में एक पैकेट था। उसने वो पैकेट शीला को पकड़ाया। ये लो भाभी, ये कुछ खाने का लाया था। ये क्या है भैया? अरे भाभी, क्या बताऊं, मेरा दोस्त है नीरज। उसने उत्तम नगर की तरफ मूंगलेट का ठेला लगाया है। आजकल मूंगलेट बहुत फेमस है। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। मैं तो जब भी उत्तम नगर जाता हूँ अपने दोस्त से ये मूंगलेट बनवा कर लाता हूँ। जैसे अंडे का आमलेट बनता है ना, वैसे ही मूंग दाल का मूंगलेट बनता है। दाल को भिगोकर पीसकर और फिर बढ़िया तरीके से उसका तवे पर मूंगलेट बनाया जाता है। मेरा दोस्त बहुत अच्छी कमाई कर रहा है इस लाइन में, पर हमारे इधर जमुना पार साइड दिल्ली में अभी कोई ठेला नहीं लगा है मूंगलेट का। अच्छा, खाने में भी बड़ा स्वाद है। सुभाष भैया, अगर मैं मूंगलेट का ठेला लगाऊं तो क्या ये चल जाएगा? जो काम आपने मुझे बताया था वो तो मिला नहीं। आइडिया तो अच्छा है भाभी। हमारे इधर बाजार में कोई भी मूंगलेट का ठेला नहीं लगाता। आप कहती हो तो मैं अपने दोस्त से पूछ लेता हूँ कितना खर्चा आएगा और क्या क्या तरीका है इसको बनाने का, और बढ़िया तरीके से बता देगा वो। अब शीला को मूंगलेट का ठेला लगाने के लिए जगह और पैसों की जरूरत थी। शीला के पास सोने की बालियां थी। उसने उन्हें बेचने का विचार किया। बहू, तू अपनी सोने की बालियां बेच देगी तो कानों में क्या पहनेगी? माँ जी, इस समय मेरा ये बालियां बेचना बहुत जरूरी है। मुझे पैसों की जरूरत है। मैं मूंगलेट का ठेला लगा रही हूँ। अगर कमाई हुई तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला अपने कानों की बालियां सुनार को बेच देती है और जो पैसे मिलते हैं उनसे सुभाष की मदद से मूंगलेट का ठेला लगा लेती है। धीरे धीरे शीला मूंगलेट का ठेला बढ़िया चलाने लगती है। अब वो बहुत ही स्वादिष्ट मूंगलेट बनाती थी। बस गलती एक हुई कि शीला ने जिस जगह पर ठेला लगाना शुरू किया वो जगह एक बिजनेसमैन की थी। उसने शीला की मजबूरी को नहीं देखा। उसने तो बस अपने आदमी ठेले को हटाने के लिए भेज दिए। ओ मैडम, चलो चलो, अपना ठेला यहाँ से हटाओ। यहाँ कोई ठेला नहीं लगेगा, कहीं और ठिकाना बनाओ। पर भैया जी, मैंने तो इस जगह के पैसे दिए हुए हैं। ये जगह तो किसी अनिल नाम के आदमी की है ना। मैंने उसे महीने का किराया दिया था, पूरे 1500 रुपए। अरे कौन अनिल? हम कुछ नहीं जानते। तुम्हें जितना कहा है उतना करो। ये जगह हमारे मालिक ओम प्रकाश जी की है। लड़को, हटाओ ठेला यहाँ से। यहाँ कोई ठेला खड़ा नहीं रहेगा। सामने सेठ जी की कोठी है, उसके सामने तो ये ठेला लगा कर खड़ी है। इससे पहले कि सेठ जी यहाँ आए, ये जगह खाली कर दो। वो आदमी जबरदस्ती शीला का ठेला वहाँ से हटाने लगा। तब तक सुभाष भी आ गया था। आदमी ने सुभाष की भी एक नहीं सुनी। शीला को पता चलता है कि जिस आदमी को उसने 2000 रुपए दिए थे वो ठग निकला। ये जगह उसकी नहीं थी। अरे भैया, आज के दिन तो लगाने दो, कल से यहाँ ठेला नहीं लगेगा। भैया, मेरा बहुत पैसा लगा हुआ है। अगर आज मैंने ठेला नहीं लगाया तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। मैं रोज की कमाई करती हूँ, बहुत मुश्किल से पैसे कमा रही हूँ। ऐसा मत करो, मेरा ठेला यहाँ से मत हटाओ। सेठ के आदमी ठेला हटा रहे थे, तभी वहाँ एक कार आकर रुकती है।
और उसमें से एक आदमी बाहर निकलता है। अरे दीदी आप, क्या हुआ? ये शोर कैसा? भैया जी मेरी मदद करो, ये आदमी मेरा ठेला यहाँ से हटा रहे हैं, मुझ गरीब की मदद करो भैया जी। क्या बात है नरेश, पीछे हटो, कोई ठेला नहीं हटेगा। पर साहब मालिक ने बोला ठेला हटाने के लिए। उसकी तुम टेंशन मत लो, पापा से मैं बात कर लूंगा, इन दीदी का ठेला नहीं हटेगा। शीला की मदद करने वाला आदमी वही था जिसने कुछ दिन पहले जब शीला बेहोश हुई थी तब भी उसकी मदद की थी। वास्तव में वो सेठ का लड़का था, पर पैसे वाला होने के बावजूद भी वो बहुत दयालु स्वभाव का था। उसका नाम विनोद था। विनोद की वजह से शीला का ठेला वहाँ से नहीं हटता। अब जब बेटे ने कह दिया तो पिता भी क्या करता। शीला दीदी, मेरे जिम में बहुत कस्टमर आते हैं, मैं सबको आपके ठेले पर ही भेजूंगा। मैं जानता हूँ ये मूंगलेट प्रोटीन से भरा हुआ है और आप वैसे भी बहुत कम तेल का बनाती हो, आपकी बहुत अच्छी कमाई हो जाएगी। मेरे से जितना हो सकेगा मैं आपकी मदद करूंगा। भैया जी, आज के जमाने में आपके जैसे फरिश्ते भी मौजूद हैं, कि मैंने अपनी आंखों से देख लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद की वजह से शीला की कमाई और बढ़ जाती है। विनोद को ईस्ट दिल्ली एरिया में बहुत से लोग जानते थे। कुछ ही समय में शीला का मूंगलेट का ठेला हर जगह मशहूर हो गया। धीरे धीरे शीला की मेहनत रंग लाई। मुकेश भी बहुत खुश था कि उसे शीला जैसी पत्नी मिली। शीला गांव से आई थी और दिल्ली आकर उसने हिम्मत से काम लिया और आज उसकी उसी हिम्मत ने उसकी सारी परेशानियां दूर कर दी। शीला के मुश्किल समय में जिसने भी मदद की थी वो सबको दिल से धन्यवाद कहती है। बहुत पुराने समय की बात है। रामगढ़ नाम का एक गांव हुआ करता था। उसी गांव में गजोधर नाम का एक इंसान पानी पूरी लगाता था। उसकी दुकान पर हर रोज बहुत भीड़ लगा करती थी। सब लोग जल्दी जल्दी लाइन में खड़े हो जाओ और अपना अपना आधार कार्ड निकाल लो। सभी लोग लाइन में लग गए और सबने आधार कार्ड भी निकाल लिया। राजू नाम का एक आदमी पहली बार उस पानी पूरी वाले के पास आया था। उसने लोगों से पूछा, आप सभी लोगों का आधार कार्ड देखकर पानी पूरी खिलाते हैं क्या? मेरे पानी पूरी बहुत तीखे और मजेदार होते हैं। 18 साल से कम उम्र वाले बच्चे इतना तीखा पानी पूरी नहीं झेल पाएंगे, समझे? ऐसी बात है क्या? तो ये रहा मेरा आधार कार्ड। सभी लोग आधार कार्ड दिखा दिखा कर गजोधर की पानी पूरी खा रहे थे। पानी पूरी बहुत तीखे थे लेकिन स्वादिष्ट भी उतने ही थे। गजोदर भैया के पानी पूरी तीखी जरूर होती है लेकिन खाकर जो है मजा ही आ जाता है। लेकिन गजोदर भैया, आप पानी में ऐसा कौन सा मसाला डालते हो जिससे सारे लोग जो है खींचे चले आते हैं आपके पास? अगर मैंने ये बता दिया तो बाकी लोग भी वैसा ही पानी पूरी बनाने लगेंगे भैया। ये बात मैं अपने बाप तक को ना बताऊं। हाँ, ऐसे ही सभी लोग गजोधर से ही पानी पूरी खाते थे। कुछ दूसरे लोगों ने भी उसके आसपास पानी पूरी का ठेला लगाने की कोशिश की लेकिन उनकी दुकान पर कोई आता ही नहीं था। ऐसे ही दिन बीतते गए। एक दिन गांव के दो आदमी महेश और रमेश गजोधर की पानी पूरी के ठेले के पास आ रहे थे। यार रमेश, जब तक दिन भर में एक बार गजोधर के पानी पूरी न खा लेना तब तक यार ऐसा लगता है कि पेट खाली खाली है। बिल्कुल सही कह रहे हो महेश, गजोधर के तीखे पानी पूरी खाकर दिमाग झन्ना जाता है, दिमाग की सारी नसें एक्टिव हो जाती है यार। बिल्कुल सही कहा रमेश। एक दिन मैंने ये पानी पूरी अपने मालिक को खिला दी तो उन्होंने मेरी पगार बढ़ा दी। बताओ क्या बात कर रहे हो महेश? अरे बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अरे वो देखो सामने गजोधर के ठेले पे बहुत भीड़ लगी है, जल्दी जल्दी चलो, कहीं ऐसा ना हो कि उसके पानी पूरी खत्म हो जाए। रमेश और महेश दौड़कर गजोधर के पानी पूरी के ठेले के पास गए। वहाँ पर भीड़ तो लगी थी लेकिन सभी लोग गजोधर को मार रहे थे। गजोधर को मार क्यों रहे हो? ये बेचारा तो हमें स्वादिष्ट पानी पूरी खिलाता है। ये सब जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। एक दिन गजोधर अपने घर में पानी पूरी के लिए पानी तैयार कर रहा था। सबसे पहले उसने पानी में नमक, जलजीरा, काली मिर्च, लाल मिर्च, इस तरह के बहुत सारे मसाले डाले। फिर उसने आग जला दी जिससे गजोधर के पूरे शरीर पर पसीना आ गया। आग जलाकर पसीना निकालना पड़ता है, गर्मी में आराम रहता है, खुद ब खुद पसीना निकल आता है। खैर अब ये पसीना मैं इस पानी में निचोड़ देता हूँ। हाँ, तभी वहाँ पर उसकी पत्नी और उसका 5 साल का बेटा आ गया। पापा ये क्या कर रहे हो? लोगों को पसीने की पानी पूरी खिलाती हो आप? बेटा, तुम्हारे पापा तो शुरुआत से ही ऐसे ही करते हैं, अपने शरीर का सारा पसीना पानी में निचोड़ देते हैं जिससे लोगों को पानी पूरी का स्वाद भी पता नहीं क्यों अच्छा लगने लगता है। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि लोगों को हाइजीनिक पानी पूरी मत खिलाया करो। राधा, आज का जमाना ऐसा है कि जब तक कुछ अलग ना करो तब तक इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। हाँ, अगर मैं बाकी लोगों की तरह साधारण पानी पूरी खिलाता तो इतनी भीड़ नहीं लगती। लेकिन अगर किसी को धोखे से किसी दिन पता चल गया कि आप इतनी बेशर्मी से पानी पूरी खिलाते हैं तब तो आपकी दुकान पर लोग आना बंद कर देंगे ना। तुम ये बताओ, मैं तो एक छोटा सा व्यापारी हूँ। आज का जमाना ऐसा है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन खाने में ऐसी ऐसी चीजें मिला देते हैं जिसका हमें कभी पता नहीं चलता। बताओ, तो जब उनका धंधा करने का तरीका गलत नहीं है तो मेरा गलत कैसे है? अभी तुमने वो खबर नहीं सुनी कि एक मंदिर में लड्डू में चर्बी मिलाकर बेचते थे? मैं तो इतना घिनौना काम नहीं कर रहा हूँ। जितने भी मार्केट से लोग सामान खरीदते हैं सब में कोई ना कोई मिलावट होती है। बहुत सारी सब्जियों में इंजेक्शन लगाए जाते हैं, तब तो कोई कुछ नहीं बोलता।
मैंने जरा सा अपना पसीना क्या मिला दिया तो ये गलत हो गया? आपसे तो बात ही करना बेकार है। राधा, असली नमक तो हमारे पसीने में ही होता है। तुमने वो कहावत तो सुनी होगी कि लोग अपने अपने पसीने की कमाई खाते हैं, लेकिन मैं एकमात्र ऐसा इंसान हूँ जो सच में अपने पसीने की कमाई ही खाता हूँ। इतना कहकर गजोधर ने सारा सामान अपने ठेले में रखा और अपना थैला लेकर मार्केट में चला गया। गजेंद्र भैया, हम लोग आपके ठेला लगाने से पहले ही लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं। सबसे पहला नंबर हमारा ही है। हाँ, पानी पूरी का पानी बनाने में थोड़ा वक्त लग जाता है। लोग पानी पूरी खाते रहे, लेकिन वहाँ से भीड़ कम नहीं हुई। शाम तक उसका सारा माल खत्म हो गया और उसने हजारों रुपए एक दिन में ही कमा लिए। गजोधर नोट गिनने लगा। बस इसी तरह काम चलता रहे तो अपना कल्याण हो जाएगा। ऐसे ही दिन बीतते गए। एक दिन जब गजोधर अपने घर में पानी तैयार कर रहा था, तब राजू ने खिड़की से सब कुछ देख लिया। गजोधर अपने कमरे में आग जलाकर पहले अपने शरीर पर पसीना इकट्ठा करता, फिर अपने हाथ, पैर, चेहरे, हर जगह का पसीना निचोड़कर उस पानी में डाल देता। छी 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 छी। तो ये इस वजह से 18 साल से नीचे वालों को पानी पूरी नहीं खिलाता था। इसके पानी में जो तीखापन होता था वो किसी मसाले का नहीं, बल्कि इसके पसीने का होता था। मुझे तो ये देखकर ही उल्टी आ रही है। अभी जाकर सारे गांव वालों को बता देता हूँ। राजू जल्दी भाग कर गया और सभी गांव वालों को इकट्ठा किया। मैंने आप लोगों को अचानक यहाँ पर इसलिए इकट्ठा किया है क्योंकि मैं आपको गजोधर पानीपुरी वाले की सच्चाई बताना चाहता हूँ। कौन सी सच्चाई पता चल गई राजू? मोहन, बात दरअसल ये है कि हम लोग अक्सर पूछा करते थे ना कि आखिर गजोधर के पानी का रहस्य क्या है, लेकिन वो हमें कभी नहीं बताता था। आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि वो पानी में क्या मिलाता है। वो पानी में खुद का पसीना मिलाता है। अपने घर में पहले आग जलाता है, फिर उसके शरीर से पसीना चुनने लगता है, फिर वो अपने हाथ, पैर, चेहरे, हर जगह का पसीना पानी में निचोड़ देता है। ये देखो, मैंने वीडियो भी बना लिया है। सभी लोग वो वीडियो देखकर बहुत गुस्सा हुए। इसका मतलब अभी तक हम लोग पानी पूरी नहीं बल्कि पसीना पूरी खा रहे थे। हमें दो आज गजोधर को। सब लोग अपने अपने हाथों में लाठी, डंडा और पत्थर ले लो। आज इसको छोड़ेंगे नहीं। लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा था ये बेशर्म पानी पूरी वाला है। शाम को जब गजोधर ने ठेला लगाया, वैसे ही वहाँ पर भीड़ लग गई, लेकिन इस बार सभी के हाथों में हथियार, ईंट, पत्थर और लाठियाँ थी। गजोधर ये सब देखकर डर गया। सभी लोग गजोधर की गर्दन पकड़कर बाहर ले आए और उसे मारने पीटने लगे। अब एक बार कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आ गई। हम सभी गांव वालों ने तुझ पर भरोसा किया। हमें लगता था कि तुझे स्वादिष्ट पानी पूरी बनाने आते हैं, लेकिन तूने हमारे साथ धोखा किया है बे। लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया बे तूने। तू इस दुनिया का सबसे बेशर्म पानी पूरी वाला है। अब मारो बे, मारो इसे, मारो। देखिए, इसी वजह से मैं 18 साल से कम वाले बच्चों को कभी पानी पूरी नहीं खिलाता था। मेरे सर से खून निकल रहा है। मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है। मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगा। तभी वहाँ पर उसकी पत्नी और उसका 5 साल का बेटा भी आ गया। उसका बेटा जोर जोर से रोने लगा। देखा पापा, मैं इसी वजह से आपसे मना किया करता था, लेकिन आपने मेरी बात कभी नहीं मानी। एक न एक दिन पाप का घड़ा भरता ही है। मैंने पहले ही आपसे कहा था कि ये बेशर्मी करना छोड़ दीजिए। आप लोग मेरे पापा को अब मत मारिए। उनके कर्मों की सजा तो आप लोगों ने दे ही दी। अगर पापा को कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? उसके 5 साल के बेटे पर सभी लोगों को दया आ गई, इसलिए उन लोगों ने गजोधर को माफ कर दिया। ओए सुने, तेरे बच्चे पे तरस खाकर आज हम सब लोग तुझे माफ कर रहे हैं, समझा? लेकिन आज के बाद ऐसी बेशर्मी अगर की ना तो सीधा पुलिस के हवाले कर देंगे, समझा बे? ये तो अच्छा है कि हम लोगों ने फूड डिपार्टमेंट में तुम्हारी कंप्लेंट नहीं की, वरना तुम पूरी जिंदगी जेल में ही सड़ते रहते, समझे? मैं अपने बेटे और अपनी पत्नी राधा की कसम खाकर कहता हूँ कि आज के बाद कभी इस तरह की हरकत नहीं करूँगा और बिल्कुल साफ सुथरा पानी पूरी आप सभी को खिलाऊंगा। अब गजोधर ने बेशर्मी करना पूरी तरीके से बंद कर दिया। अब वो बहुत ही सफाई के साथ पानी पूरी बनाता और गांव वाले एक बार फिर से उसकी ही दुकान पर पानी पूरी खाने लगे।